जय हिंद दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं इन सब के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वन्य जीव संरक्षण को लेकर के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का हमारा जो चैप्टर है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। क्या चैप्टर का नाम क्या होगा भैया? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा उन सबको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको याद करना है और समझना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में किन जीवों का संरक्षण कहां पर करना है, ये एक संगठन बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में वन्य जीव कौन सा भैया? वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो आप बताएंगे सर जी ये तो 1956 में, ठीक है। याद रहेगा आपको? क्यों नहीं याद रहेगा भैया? याद करना है वो इसलिए क्योंकि इसी संगठन ने सबसे पहले भैया एक संगठन बनाया, एक अभयारण्य बनाया था, एक अभयारण्य स्थापित किया, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य स्थापित किया। और वो कौन सा? 1957 में। आप समझ गए होंगे भैया ये कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। और ये क्या है? तो प्रथम है, ठीक है, प्रथम है। और ये कब स्थापित हुआ था? 1957 में। सर जी कहना क्या चाहते हैं? मैं जो भी बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार एक संगठन बनाया गया वन्य जीव संरक्षण संगठन, आपसे पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण संगठन कब स्थापित हुआ था? आप बताएंगे 1956 में। और इसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जीवों के संरक्षण के लिए एक अभयारण्य स्थापित किया। सर ये अभयारण्य क्या होता है भाई? कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहां पर जीवों के संरक्षण के लिए, किसी खास जीव के संरक्षण के लिए या कई जीवों के संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। यानी उस जीव के संरक्षण के लिए वो एरिया घोषित किया जा सकता है कि भाई इस एरिया में आम नागरिकों का जो व्यवहार होगा वो बड़ा ही कंट्रोल होगा, बड़ा ही नियंत्रित होगा। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अभयारण्य कहते हैं, ठीक है, अभयारण्य कहते हैं। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो पहला वन्य जीव अभयारण्य है ये कौन सा है? तो ये है भैया चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। क्लियर है? तो ये आप इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगला फैक्ट आप ये देखेंगे कि सर जी ये जो वन्य जीव है ये किस वन्य जीव, ये विषय जो है किस का है? ये किसका है? ये राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है या ये समवर्ती सूची है? तो यहां पर आपको ध्यान देना भैया, ध्यान देना होगा कि जो वन्य जीव है ना ये पहले तो ये क्या था? पहले ये राज्य सूची का विषय था। मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। मतलब राज्य सूची क्या होता है सर जी? जब आप संविधान की 7वीं सूची पढ़ते हैं ना, 7वीं सूची पढ़ते हैं तो इसमें 3 लिस्ट आपको दिखाई देता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है तो इसको कहते हैं संघ सूची। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है तो इसको राज्य सूची कहते हैं। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों कानून बनाते हैं तो इसको कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची कहते हैं। अब यहां पर ये जो वन्य जीव है ये किस सूची में था? तो हमारे मूल संविधान में ये राज्य सूची में शामिल था। क्लियर है? लेकिन भैया 42वां संविधान संशोधन किया गया, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। संविधान संशोधन 1976 किया गया और इसके तहत क्या किया गया भैया? इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में ये किसमें है? ये समवर्ती सूची में शामिल है। याद रहेगा आपको? बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसी तरीके से ये 5 ऐसे विषय थे ना जो 1976 में, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया था। जैसे कि आपका
एक तो वन्य जीव है, एक वन था, एक शिक्षा है, और एक जो न्यायिक प्रशासन है, और एक माप तौल है। ऐसे 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से शिफ्ट किया गया समवर्ती सूची में, आप लोग जानते हैं। और इसीलिए राज्य सूची में जो मूल संविधान में कुल मिलाकर के 66 विषय थे, अभी 61 विषय बचे हुए हैं। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में आपके 47 विषय थे, और ये 52 हो गए हैं। क्लियर है, 52 हो गए हैं। और केंद्र का पहले जो है, पहले ये 97 हुआ करता था, अब ये बढ़कर के 100 हो गए हैं। तो ये आप संविधान में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा। तो ये कौन कानून बनाएगा भैया, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल आपको नेक्स्ट हो जाएगा आपका। अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और जो भी लिखा हुआ है वो आप समझेंगे। तो देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुआ। पूरे देश में पहला जो संगठन बनाया गया जीवों के संरक्षण के लिए, ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। और सर जी कब बनाया गया था, 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो 1956 में। अगला है कि वन्य जीव विषय जो है ये संविधान के 7वीं सूची में जब आप देखते हैं तो ये समवर्ती सूची में हमें मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में। मूल संविधान में ये राज्य सूची में था, और अभी वन्य जीव किसमें है, तो ये समवर्ती सूची में। याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, जब बात करेंगे भारतीय वन्य जीव बोर्ड का, तो इसका जो अध्यक्ष होता है भैया, ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। और यहीं पर मैं अगर बात करेंगे कि जो वन महोत्सव सप्ताह है ये कब मनाया जाता है, तो पहले आपने पढ़ा है 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, यानी जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है, इसी दौरान हम लोग क्या मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। लेकिन बात करेंगे वन्य जीव सप्ताह की, तो ये 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ये कुछ वन लाइनर के रूप में आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रदेश में चिड़ियाघर। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिड़ियाघर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भैया कुल कितने चिड़ियाघर हैं, तो जो चिड़ियाघर है ना, ये घोषित कौन करता है, तो राष्ट्रीय घोषित कौन करता है इसको, घोषित कोई भी घोषित या जो बनाने की, यानी उसको राष्ट्रीय लेवल का महत्व कौन देता है, तो भैया राष्ट्रीय चिड़ियाघर, राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, एक प्राधिकरण है नेशनल लेवल का, प्राधिकरण द्वारा किसी चिड़िया को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे आप, किसी चिड़ियाघर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, ठीक है, घोषित किया जाता है। और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल लेवल के चिड़ियाघर हैं, तो उत्तर प्रदेश में भैया कुल कितने हैं, बात करेंगे कितने की, कितने हैं, तो आपको बताना है कि कुल सर जी 7 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कुल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, 8 कर लीजिए, कुल 8 हैं, ठीक है, 8, कुल 8 हैं, जिनमें से 8 चिड़ियाघरों में आप ध्यान रखेंगे भैया, 8 चिड़ियाघरों में जो 3 हैं ये तो इंपॉर्टेंट हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के हैं, ये बड़े हैं। तो 3 क्या हैं, 3 भैया बहुत बड़े हैं, और इन्हीं 3 के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हमेशा इन्हीं 3 के बारे में पूछा जाता है। और जो 4 हैं ये छोटे हैं, 4 बहुत ही छोटे हैं, तो इनको आपको नहीं जानना है। फिर एक जो है ना, एक है तो ये भैया संरक्षण रिजर्व है, ठीक है, ये क्या है, ये रिजर्व क्षेत्र है, तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये रिजर्व क्षेत्र है। बाकी 3 बड़े हैं, और इन्हीं तीनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चिड़ियाघरों का नाम आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में भैया 3 चिड़ियाघर, 3 बड़े चिड़ियाघर आप लिखेंगे। 3 बड़े चिड़ियाघर कौन कौन से हैं, चिड़ियाघर, तो 3 बड़े चिड़ियाघर कौन कौन से हैं आप ये लिखेंगे। इनका स्थापना का ईयर भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सर जी जो वाजिद अली, कौन सा है भैया, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह चिड़ियाघर कहां पे है, वाजिद अली शाह
चिड़ियाघर कहां पर होगा? तो बात करेंगे वाजिद अली शाह चिड़ियाघर की, तो सर जी ये तो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, इसकी स्थापना ईयर भी पूछा जाता है, तो सर जी ये 1921 में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बात करेंगे जो दूसरे चिड़ियाघर की, तो भैया ये एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर है, एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर। और सर जी ये कहां पे है? तो ये है भैया कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। क्लियर है? और बात करेंगे तीसरे, तो ये अभी लॉकडाउन में लेटेस्ट है, बिल्कुल लॉकडाउन में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो तीसरा चिड़ियाघर है ना भैया, ये है आपका अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। आपको पता है कौन थे? तो ये जो काकोरी कांड में ये पकड़े गए क्रांतिकारी थे, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आपको पता है अशफाक उल्ला खान को फांसी कहां दी गई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि 4 क्रांतिकारी थे और इन 4 क्रांतिकारियों को 4 अलग अलग जगहों पर आपको फांसी देखने को मिलता है। तो जो अशफाक उल्ला खान थे, और ये फांसी पर चढ़ने वाले पहले जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे, यही अशफाक उल्ला खान को ही माना जाता है। तो इन्हीं के नाम पर भैया अशफाक उल्ला खान और अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर। तो ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां पर है? तो ये है भैया आपका जो गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर। और इसकी जो स्थापना हुई, ये हुई भैया 2020 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट है ये 2020 में, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चिड़ियाघर हैं। पहला है वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, ये लखनऊ में है, सबसे ज्यादा यही आपसे पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1921 में। फिर दूसरा है एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर, कानपुर में है, इसकी स्थापना 1974 में। और फिर तीसरा भैया अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, और ये गोरखपुर में स्थापित है 2020 में, सबसे नया लेटेस्ट। ये कोरोना काल में इसको स्थापित किया गया था। आप लोगों ने इसका उद्घाटन समारोह भी देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आपको हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे चिड़ियाघर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम बात करेंगे भैया सफारी पार्क की। किसकी बात होगी? सफारी पार्क की बात होगी। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे सफारी पार्क, यानी चिड़ियाघर हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सफारी पार्क। तो सर जी ये सफारी पार्क क्या होता है? भाई सफारी पार्क वह एरिया होता है जहां पर आप जा करके जीव जंतुओं को देख सकते हैं। मतलब चिड़ियाघर तो छोटे एरिया में होता है, लेकिन सफारी पार्क में लोग गाड़ियों से जाते हैं, मतलब एक जाली दूर तक लगा होगा, आप जाएंगे बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे, फोटो वगैरह लेंगे, तो बहुत दूर दूर एरिया तक होता है ये, ठीक है। तो सफारी पार्क, और ये जो सफारी पार्क होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी जीव के संरक्षण के लिए या कुछ विशेष होता है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। बात होगी देश का पहला रात्रि वन्य जीव यानी नाइट सफारी पार्क। तो न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का पहला नाइट सफारी पार्क कौन सा है? सर जी नाइट सफारी पार्क का मतलब क्या होता है? मतलब भैया रात में भी जाकर के आप जीवों को देख सकते हैं, वहां पर पशुओं को, जानवरों को, जो जंगली जानवर हैं वहां पर जाकर के उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका आप लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये पहला नाइट सफारी पार्क कौन सा है, जो कि पूरे देश का पहला नाइट सफारी पार्क है? तो भैया ये जो कुकरेल वन है, कुकरेल वन, ठीक है, कुकरेल वन नाइट सफारी पार्क कहते हैं, कुकरेल वन नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क। और ये सर जी कहां पर है नाइट सफारी पार्क? ये कहां पे है सर जी? तो ये है भैया लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करेंगे लायन सफारी पार्क कहां पे है सर जी? लायन सफारी पार्क की जब बात होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जाकर के आप शेरों को देख सकते हैं। ये शेरों के लिए सफारी पार्क बनाया गया है। तो ये है सर जी जो आपका चंबल अभयारण्य है ना, चंबल अभयारण्य इटावा के क्षेत्र में, तो आप लिखेंगे चंबल अभयारण्य, ठीक है, चंबल अभयारण्य। आगे मैं बताऊंगा आपको, चंबल अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। चंबल अभयारण्य जो है ये लायन सफारी पार्क के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे है सर जी? तो ये इटावा में है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो आप इटावा बताएंगे, ठीक है, इटावा, इटावा। जो ये चंबल अभयारण्य है ना, ये इटावा में है, और ये कई सारी चीजों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जैसे तेंदुआ अगर आपसे पूछा जाएगा, लकड़बग्घा आपसे पूछा जाएगा, भालू पूछा जाएगा, और हिरण के लिए अगर सफारी पार्क पूछा जाएगा तो ये भी भैया कौन सा हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, ठीक है, चंबल अभयारण्य हो जाएगा, अभयारण्य।
और ये भी कहां पर है, तो इटावा में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप सफारी पार्क के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है भैया रेस्क्यू सेंटर। कुछ ऐसे हैं जो रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं। तो रेस्क्यू सेंटर का मतलब होता है कि वो किसी और जगह पर अगर पाए जाते हैं ना, तो उनको रेस्क्यू करके, उनको पकड़ करके और जाकर के रेस्क्यू सेंटर में छोड़ा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेस्क्यू सेंटर कहां पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हाथियों के लिए रेस्क्यू सेंटर कहां पर बनाया गया है, बात करेंगे हाथियों के लिए, तो ये भैया है चंबल अभयारण्य। ठीक है, चंबल क्षेत्र में, चंबल अभयारण्य क्षेत्र, अभयारण्य क्षेत्र। ठीक है, और ये कहां पे है सर जी, तो ये इटावा में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नदियों को पढ़ा हो तो भैया वही क्षेत्र है। देखिए अभी मैं इसके बाद आपको चंबल अभयारण्य का क्षेत्र चलो बता ही देता हूं, ध्यान से समझना आपको चंबल अभयारण्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चंबल अभयारण्य क्षेत्र बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य यही ये फेमस है, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है और चीजों को समझ लेना है। ये हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं। और यहां पर भैया एक नदी है, इस नदी को आप लोग जानते होंगे, यहां से एक नदी आती है और इसको कहते हैं यमुना नदी। कौन सी नदी है भैया, यमुना नदी। और ये गंगा की सहायक नदी है, आपको पता होगा। तो ये मान लेते हैं आप गंगा नदी और ये मानते हैं आप यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना हो गई। और यमुना की एक सहायक नदी है जिसे आप लोग जानते हैं चंबल के नाम से। कौन सी नदी है भैया, ये चंबल। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र में जो जनापाव पहाड़ी है वहां से निकल करके ये इटावा के पंचनदा में आकर के मिलती है। तो कहां मिलती है ये, इटावा के पंचनदा में। अब भैया जहां पर ये मिलती है ना, जहां पे मिलती है यहीं पर एक अभयारण्य बनाया गया है और ये 3 राज्यों का बॉर्डर क्षेत्र भी है। ध्यान रखना, यहां पर 3 राज्य मिलते हैं। तो ये 3 राज्य कौन कौन से मिलते हैं ये आपको ध्यान से देखना है। तो अगर नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एमपी दिखाई देगा। ठीक है, एमपी। अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको राजस्थान दिखाई देगा, राजस्थान। ठीक है, और इधर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है जो आपका चंबल अभयारण्य क्षेत्र है, यहीं पर है चंबल अभयारण्य। तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा में तो ही है, लेकिन आसपास कई और डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से आप इटावा का नाम ध्यान रखेंगे। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ये कई चीजों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जैसे हाथियों के संरक्षण के लिए, जैसे घड़ियाल के संरक्षण के लिए, घड़ियाल के लिए भी ये जाना जाता है। तो तीसरा आप लिख लेंगे, घड़ियाल के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण के लिए भी ये जाना जाता है। क्लियर है? तो ये आप मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, मैप आप बना लेंगे अगर बनाना होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भैया घड़ियाल के लिए अगर रेस्क्यू सेंटर आपसे पूछा जाएगा, या अगर आपसे मयूर के लिए संरक्षण केंद्र पूछा जाएगा, किसके लिए भैया, मयूर के लिए। ठीक है, मयूर के लिए। वैसे रेस्क्यू सेंटर अलग होता है लेकिन संरक्षण केंद्र, चलिए ठीक है। तो अब यहां पर आपको बताना है कि हाथियों के लिए जो आपका हाथियों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, ये कहां पर बनाया गया है, तो चंबल अभयारण्य क्षेत्र, स्पेशली इटावा में, याद रहेगा। फिर है भालुओं के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन बनता है। तो भालुओं के लिए जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है भैया, ये आगरा में है, ध्यान रखेंगे। कहां पे है, आगरा में। और बात करेंगे घड़ियाल के लिए रेस्क्यू सेंटर, तो घड़ियाल के लिए चंबल अभयारण्य। कौन सा हो जाएगा भैया, चंबल अभयारण्य, अभयारण्य क्षेत्र। और ये कहां पे है, तो ये सर जी आपका इटावा में है, आपने बता दिया। और अब हमें ये याद हो जाएगा, ये वही इटावा क्षेत्र है भैया जो नदियों के कटाव के लिए जाना जाता है और नलिका अपर्दन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि यहीं पर बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, तो इसको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है और ध्यान से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है प्रमुख वन्य जीव संरक्षण। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके संरक्षण के लिए कुछ एरिया जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में पहला जटायु गिद्ध यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए एक स्थान है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया, काफी साल हो गया। तो ये प्रथम जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, लेकिन फेमस है भैया, ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका महाराजगंज में। ठीक है,
महाराजगंज में। महाराजगंज कहाँ पे है सर जी? अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो नेपाल सबसे ऊपर तराई क्षेत्र में नेपाल और बिहार के ठीक कोने पे, ठीक है। तो इधर पूर्व में बिहार और ऊपर में नेपाल, तो बिहार के बॉर्डर पे जाइए और सीधा ऊपर चले जाइए, वहीं कोने पर आपको महाराजगंज दिखाई देगा और वहीं पर भैया आपको प्रथम जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करेंगे कछुआ वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण। तो कछुआ के लिए जो अभयारण्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाराणसी में है, वाराणसी में गंगा घाट में है, तो वाराणसी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में गंगा घाट में ये बनाया गया है, ठीक है, गंगा घाटी क्षेत्र, गंगा घाटी क्षेत्र में ये बनाया गया है। 1989 में इसको स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कछुआ अभयारण्य और संरक्षण कहां पे है? बनारस में है, क्लियर है। अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारस के गंगा जी के उस पार में इसको स्थापित किया गया है स्पेशली। अब इसका एरिया काफी बढ़ा दिया गया है। अब बात करेंगे घड़ियाल अभयारण्य एवं संरक्षण, तो ये भैया आपका चंबल कहां हो जाएगा? चंबल वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, जो कि कहां पे है? इटावा एरिया में, इटावा के क्षेत्र में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 आपके प्रमुख जीव संरक्षण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। तो सर जी नेशनल पार्क क्या होता है? तो नेशनल पार्क वह क्षेत्र होता है भैया जो कह लीजिए कि जब कोई अभयारण्य कोई बहुत मेच्योर हो जाता है तो वो नेशनल पार्क बनता है। जैसे आपको पता है पूरे देश का जो पहला नेशनल पार्क है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये हैली नेशनल पार्क है। 1936 में इसको स्थापित किया गया था और यही 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे भारत का पहला है और ये उत्तर प्रदेश का ही था, लेकिन विभाजन के बाद ये उत्तराखंड में चला गया। तो एक तो आप वो ध्यान रखेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो अभी एक ही है, लेकिन वो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था लेकिन विभाजन के बाद कहां चला गया? ये आपके उत्तराखंड में चला गया। तो पूरे देश का, ठीक है, देश का यहां पर जो भी मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझेंगे। देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भैया ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो बात करेंगे इसके प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इसका क्या था? हैली इसका प्राचीन नाम था। और ये स्थापित कब हुआ था? तो भैया स्थापित हुआ था 1936 में, 1936 में। लेकिन इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? तो नाम परिवर्तित किया गया, इसका परिवर्तित किया गया, ध्यान रखेंगे, 1956-57 में, ठीक है। 1956-57 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। और सर जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश का और भारत का पहला था, लेकिन विभाजन के बाद ये उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। तो ये यूपी का प्रथम था, उत्तर प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क था, परंतु क्या होगा? परंतु विभाजन के बाद ये उत्तराखंड, विभाजन मतलब राज्य के विभाजन के बाद, है ना, देश के विभाजन नहीं, राज्य के विभाजन के बाद यह उत्तराखंड में चला गया, ठीक है, उत्तराखंड में चला गया। ये क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखेंगे। और इसका नाम जो बदल करके क्या कर दिया गया? अब इसका नाम बदल करके नया नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारे उत्तर प्रदेश का पहला, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो अब ये उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक ही है और भैया वो कहां पे है? तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये कहां पे है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये कहां पे है भैया? ये है आपके नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका यूपी हो गया और ये आपका उत्तराखंड हो गया। यहां पर आपका नेपाल हो गया, आपको पता होगा नेपाल भैया। और यहीं पर जो तराई क्षेत्र है, ये आपको पता है कि ये जो एरिया है ये तराई क्षेत्र है। और यहीं पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है भैया? लखीमपुर खीरी। तो यहीं पर है भैया लखीमपुर खीरी, आपको पता होगा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, यहां पर है, आपको पता है। इसके बाद फिर आपका जो लखीमपुर खीरी के इधर बहराइच और वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, याद रहेगा। यहीं पर इसके बॉर्डर पर, यहाँ पर इसके बॉर्डर पर भैया एक नेशनल पार्क है और इसको कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा
नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क की। तो दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग डालेंगे दुधवा नेशनल पार्क, तो ये लिखेंगे आप सबसे पहले कि भैया ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, ठीक है। तो यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये एकमात्र क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। एकमात्र नेशनल पार्क आप लिखेंगे, एकमात्र नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगले फैक्ट के रूप में आप लिखेंगे कि यह पूरे देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो ये पूरे देश का, न केवल यूपी का, पूरे देश का एकमात्र, देश का एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि कहां पे है, तो ये भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। मतलब कि और कोई सा भी नेशनल पार्क नहीं है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। फिर अगला फैक्ट आप ध्यान रखेंगे भैया, इसकी स्थापना। तो इसकी जो स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना हुई ये 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल पार्क के रूप में। तो नेशनल पार्क के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो इसको नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था, नेशनल पार्क के रूप में इसको कब स्थापित किया गया, 1977 में। 10 साल बाद 1987 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो 1977 में नेशनल पार्क था और 10 साल बाद इसी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। आपको पता है जहां पर टाइगर बहुत ज्यादा मिलेंगे ऐसे एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क तो है ही, अभी भी नेशनल पार्क है, लेकिन वो जो बाघ का, इसमें बाघ भी बहुत पाए जाते हैं, टाइगर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, जहां जहां टाइगर मिलते हैं उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो ये है भैया आपके उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। कहां पे है ये, तो ये है भैया, ये कहां पर है, ठीक है। तो लोकेटेड कहां पे है, तो ये कहां पर है, ऐसी बात होगी तो आप बताएंगे ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसको लिखेंगे भैया कि इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 1987 में। 10 साल बाद 1987 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इस दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि एकमात्र नेशनल पार्क है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी फैक्ट मैंने बताया है वो आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। अब एक फैक्ट आपको यहाँ पे और पूछा जा सकता है, और वो ये कि ये किसके रिजर्व के लिए जाना जाता है। तो ये भैया 2-3 चीजों के रिजर्व के लिए जाना जाता है। जैसे ध्यान रखेंगे, जो पहला है ये आप ध्यान रखेंगे, ये टाइगर के लिए जाना जाता है, ठीक है, टाइगर के लिए जाना जाता है। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि ये भैया जो स्वैम्प डियर है, क्या बोलते हैं उसको, जो 12 सिंगा है, ठीक है, 12 सिंगा है, इसके लिए जाना जाता है, इसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में 12 सिंगा पाए जाते हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु है, ये 12 सिंगा घोषित किया गया है। 12 सिंगा बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर पाए जाते हैं, याद रहेगा आपको। तीसरा आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर बड़ी मात्रा में भैया, एक तो टाइगर हो गया, 12 सिंगा हो गया, तीसरा है भैया हाथी भी बड़ी संख्या में यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे हाथी रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया है, हाथी रिजर्व क्षेत्र 2022 में इसको हाथी रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, रिजर्व क्षेत्र, हाथी रिजर्व क्षेत्र इसको कब घोषित किया गया है, 2022 में। 2022 में आपके पूरे उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, टाइगर रिजर्व। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए नेशनल पार्क तो एक ही है, नेशनल पार्क एक है, लेकिन टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 4 हैं। तो अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे कि कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, पहले टाइगर रिजर्व हेडिंग डालेंगे, और कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे टाइगर रिजर्व की, ठीक है, बात करेंगे टाइगर रिजर्व की। तो देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कुल कितने टाइगर हैं, देश में कुल कितने टाइगर हैं, टाइगर
ठीक है, देश में कुल कितने टाइगर हैं? तो भैया टाइगर जो रिपोर्ट है ना, हर 4 साल पे टाइगर रिपोर्ट आती है। तो 2018 में आई थी, इसके बाद 4 साल बाद 2022 में आई, अभी 2026 में आने वाली है। तो 2026 में भी टाइगर रिजर्व आपकी आने वाली है। लेकिन बात करेंगे कि देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो जो 2022 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 3167 संख्या बताई गई थी पूरे देश में। पूरे देश में 3167 संख्या बताई गई थी। लेकिन क्या हुआ, अभी 2025 में सरकार ने संसद में नया डाटा बताया है और अनुमानित संख्या बताया है 3682। कितना बताया है? 3682। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं भारत में। भारत में। और भारत में भी सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, याद रहेगा। और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है यह भी अपने टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो यह ध्यान रखेंगे। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर हैं? कुल टाइगर की संख्या कितनी है? टाइगर की संख्या कितनी है? तो ये है भैया 205। 205 है या 305 है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। 205 ही है, ठीक है, 205। जो 2022 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कुल टाइगरों की संख्या 205 उत्तर प्रदेश में बताई गई है। सही है, ये 205 ही है, 205 है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में टाइगरों की संख्या, ठीक है। तो ये टाइगर की संख्या है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर कितने हैं? 205 है कुल मिलाकर के। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो आप नोट कर लिया करिए। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व मैंने बता ही दिया ऊपर, तो कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो यहां पर ये लिखने का औचित्य नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 4 कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्रोजेक्ट टाइगर सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो भैया 1972 में, इंपॉर्टेंट है, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ठीक है। 1973 कर लीजिए, वैसे 1973, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हाथी रिजर्व हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। और ये 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो हेडिंग डालेंगे 4 टाइगर रिजर्व के बारे में। और ये 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सा है? तो भैया ये है आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। और इसको दुधवा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? जो दुधवा नेशनल पार्क है उसी में बहुत बड़ी संख्या में टाइगर एरिया है, और इसको भैया 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 4 टाइगर रिजर्व में बताऊंगा और चारों के ईयर इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाएंगे तब आप बताएंगे, ईयर भी बताएंगे। और बात करेंगे दूसरे टाइगर रिजर्व की, तो ये है भैया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और सर जी ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहां पे है भैया? अच्छा ये कहां पे है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है भैया लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्थान भी आपसे पूछा जाता है। और अब बात करेंगे ये जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, तो सर जी ये तो 2012 में, कब? 2012 में इसको घोषित किया गया। और ये है भैया बिजनौर में, जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर में ही आपके क्या है? तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो तीसरा बनाया गया ये भैया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब सर जी? 2014 में। और ये कहां पे है? तो ये आपको पता है पीलीभीत में ही होगा, पीलीभीत में ही है, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बात करेंगे भैया जो चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा। और ये जो सर जी चौथा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व सबसे लेटेस्ट, सबसे नया
उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है सर जी? तो ये है भैया आपका जो चित्रकूट है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में। ठीक है, 2022 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये भैया आपका चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 4 उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। बिल्कुल आपको ईयर भी ध्यान रखना है, और इसका लोकेशन भी, डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बिल्कुल जब पूछा जाएगा तब आपको बताना पड़ेगा। और बात करेंगे हाथी रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश में भैया कुल 2 हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, कितने हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट हाथी सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट कहना चाहिए, हाथी अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। और ये जो भैया प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसी के तहत जो जो हाथी संख्या वाला हाथी बहुल एरिया होगा उसको हाथी रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2 एलिफेंट रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। 2 क्या है भैया? एलिफेंट, 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। ठीक है, याद रहेगा, 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। और ये 2 कौन कौन से हैं? तो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो पहला हो जाएगा ये भैया हो जाएगा आपका जो बिजनौर सहारनपुर, ऐसे याद रखेंगे, बिजनौर सहारनपुर। 2 राज्यों में ये फैला हुआ है, बिजनौर सहारनपुर क्षेत्र, बिजनौर सहारनपुर क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। और ये आपसे ईयर ही पूछा जाएगा 2009 में। ठीक है, 2009 में। और जो दूसरा है ये दुधवा टाइगर, दुधवा एलिफेंट, तो दुधवा है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है, और प्लस यहीं पर कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है? ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। और प्लस कतरनिया घाट कहाँ पे है? तो सर जी कतरनिया घाट एक एक रिजर्व क्षेत्र है, अभयारण्य क्षेत्र है। तो ये भी पूछा जाता है, ये सर जी बहराइच क्षेत्र में है, बहराइच क्षेत्र में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है, इनको मिला करके एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया सर जी? ये तो 2022 में इसको घोषित किया गया। तो ये 2 उत्तर प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे हमेशा पहला पूछा जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2009 में, याद रहेगा। और कहां पर? बिजनौर सहारनपुर क्षेत्र जो एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काले हिरण का रिजर्व, जो काले हिरण का रिजर्व क्षेत्र है ना, इसका केवल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एरिया है जो काले हिरण के लिए जाना जाता है। तो एक है भैया गभाना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भैया? गभाना क्षेत्र। और ये कहां पे है? गभाना क्षेत्र जो है ये अलीगढ़ में है। ठीक है, अलीगढ़ में। इसको रिजर्व क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है, बस आपसे पूछा जाएगा कि काले हिरण के लिए कौन सा एरिया जाना जाता है या कौन सा एरिया प्रसिद्ध है। तो काले हिरण का यहाँ पे रिजर्व, ऐसा नहीं कि ऑफिशियली रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन गभाना क्षेत्र जो है ये अलीगढ़ में है, और यहाँ पर काले हिरण का एरिया है ये। और दूसरा है आपका मेजा क्षेत्र। ठीक है, मेजा क्षेत्र। और ये जो मेजा क्षेत्र है भैया, ये कहाँ पे है? जो चांदपुर खमरिया क्षेत्र है ना, चांदपुर खमरिया, तो ये कहाँ पे है? ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। 2017 में इसको घोषित किया गया था, इसको बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2 जो क्षेत्र हैं ये काले हिरण के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, अब हम लोग देख लेते हैं उनके 1 बाय 1 फैक्ट देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में जितने अभयारण्य हैं उनको हम लोग देखेंगे बिल्कुल ईयर वाइज, यानी लिस्ट देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हम उत्तर प्रदेश के जितने भी अभयारण्य हैं उन सबको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, अभी हम लोगों का पक्षी अभयारण्य बचा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग पक्षी अभयारण्य भी इसी क्लास में देखेंगे। तो लास्ट में हमारा पक्षी अभयारण्य बचा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव संरक्षण के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बात करेंगे, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी। तो यह देश का पहला किस राज्य में घोषित किया गया था? तो सर जी ये तो उत्तर प्रदेश में ही घोषित किया गया था 1956 में। और 1957 में इसने क्या किया था? पहला अभयारण्य कौन सा भैया?
चंद्रप्रभा अभयारण्य घोषित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्रप्रभा कहां पे है भैया? चंदौली में है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सर जी आपने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये तो भैया प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल हमें याद हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वो आप नोट कर लेंगे, जो समझाने लायक बातें थी वो मैंने आपको समझा दिया, अब इसको आपको जवाब देना है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीव को कहां शामिल किया गया? तो राज्य सूची से कहां शिफ्ट किया गया भैया? समवर्ती सूची में इसको क्या किया गया? समवर्ती सूची में इसको शामिल कर लिया गया, याद रहेगा। बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां निर्माणाधीन है? तो अभी तो ये निर्माणाधीन है, दो जगह पे निर्माणाधीन है, एक है लखनऊ में और दूसरा है इटावा में, ठीक है। तो ये दो जगह है, लखनऊ है, इटावा में। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये बन जाएगा तब। अभी ये निर्माणाधीन है, यानी वन्य जीवों के प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीवों के लिए प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। एक हो जाएगा लखनऊ में और दूसरा हो जाएगा इटावा में। बात करेंगे वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीवों का जो सुरक्षा सप्ताह है भैया, ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको पता है प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान कितने हैं, यानी चिड़ियाघर कितने हैं? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर को मान्यता प्राप्त किया गया है? 8, जिनमें 3 क्या है? 3 बड़े हैं। 3 क्या है भैया? बड़े हैं। 4 क्या है? छोटे हैं। 4 भैया छोटे हैं। और 1 क्या है? तो 1 रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। 1 भैया रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बृहद श्रेणी के कुल प्राणी उद्यान यानी कुल चिड़ियाघर कितने हैं? यानी बड़े चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? तो सर जी बड़े चिड़ियाघरों की संख्या है 3। बड़े चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? 3 है। सर जी ने बता दिया है, आपने लिख लिया है, अब आपको जवाब करना है। तो पहला है नवाब वाजिद अली साहब जो चिड़ियाघर है, ये कहां पे है? तो ये सर जी लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में होगा। और इसको जो स्थापित किया गया 1921 में। बात करेंगे एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान की, तो ये सर जी कानपुर में है, ठीक है। कहां पे है भैया? कानपुर में है। और इसको 1974 में स्थापित किया गया था। और बात करेंगे शहीद अशफाकुल्ला खान, तो ये है भैया आपका गोरखपुर में, ठीक है। कहां पर हो जाएगा? गोरखपुर में। और इसको 2020 में स्थापित किया गया था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। छोटे चिड़ियाघरों के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको केवल बड़े चिड़ियाघरों को ही याद रखना है। तो 3 बड़े चिड़ियाघर हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में इस क्या स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर भैया तितली पार्क बनाए गए हैं, जो आपका एलन फॉरेस्ट है और जो आपका वाजिद अली है, इन दोनों में तितली पार्क बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तितली पार्क भी है। आपसे कभी पूछा जाए तितली पार्क कहाँ पे है, तो एक तितली पार्क लखनऊ वाले में है, इसमें है तितली पार्क, और दूसरा तितली पार्क जो है एलन फॉरेस्ट वाले में है, जो कि आपका कानपुर है, ठीक है। और बात करेंगे प्रदेश के कुल प्राणी उद्यानों चिड़ियाघर की देखभाल कौन करता है? तो पूरे देश में जितने भी चिड़ियाघर होते हैं ना, तो वो चिड़ियाघर का जो देखभाल करता है वो कौन करता है भैया? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। यही मान्यता भी देता है और यही देखभाल भी करता है, चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है। यही क्या करता है? यही मान्यता देता है कि कौन सा केंद्रीय लेवल का है और कौन सा कैसे उसको मैनेज करना है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कौन सा है, यानी नाइट सफारी पार्क कौन सा है? तो ये भैया कुकरेल वन है। कुकरेल वन कहां पे है सर जी? लखनऊ में है। और ये पहला नाइट सफारी पार्क है। नाइट सफारी पार्क बिल्कुल आपको याद रखना है। और बात करेंगे लायन सफारी पार्क की, जो मिनी चिड़ियाघर है। लायन सफारी पार्क एक प्रकार का मिनी चिड़ियाघर है, ये छोटा चिड़ियाघर है, जो 4 है उनमें एक ये भी है। तो ये जो लायन सफारी पार्क है, आपसे पूछा जाता है सर जी ये तो आपके चंबल अभयारण्य क्षेत्र में है। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में है, जो कि कहां पे है भैया? जो कि आपका इटावा क्षेत्र में है, ठीक है, इटावा क्षेत्र में है। और ये जो चंबल अभयारण्य है, ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है, मैंने आपको बताया हुआ है। आगे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख अभयारण्य हैं उनका पूरा का पूरा लिस्ट भी देखने वाले हैं, और जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे तेंदुआ, लकड़बग्घा, बालू और हिरण के लिए सफारी पार्क कहाँ पे है? तो ये है सर जी चंबल अभयारण्य क्षेत्र, ठीक है। चंबल अभयारण्य क्षेत्र है ये, और ये कहां पे है? तो ये भैया आपका इटावा क्षेत्र है, ठीक है, इटावा क्षेत्र है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाथियों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर। अब देखिए हाथियों के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंबल, और अगर भालुओं के लिए पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आगरा, ठीक है। तो ये चंबल क्या हो जाएगा भैया? चंबल अभयारण्य क्षेत्र हो जाएगा, अभयारण्य
क्षेत्र हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो ये इटावा क्षेत्र में है। क्लियर है, इटावा क्षेत्र में है, बिल्कुल आपको पता है। बिल्कुल सर जी ने अच्छे से सारी चीजें आपको बता दिया है एक एक करके। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है, तो ये चंबल अभयारण्य क्षेत्र ही तो फैला हुआ है। चंबल अभयारण्य, चंबल अभयारण्य क्षेत्र जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान के क्षेत्र में। मैंने आपको बिल्कुल मैप में समझा करके बताया है, तो बिल्कुल अब आपको पता है। बात करेंगे देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य भी तो है चंबल अभयारण्य क्षेत्र। चंबल अभयारण्य क्षेत्र, हर चीज का जवाब यहाँ पे चंबल अभयारण्य क्षेत्र कहाँ पे भैया, इटावा में। क्लियर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया किसे, तो ये देखिए पूरे देश का जो जलीय जीव है वो कौन सा है, गांगेय डॉल्फिन है। गांगेय डॉल्फिन, जिसे स्विस भी कहते हैं, ध्यान रखना, स्विस आपसे पूछा जाता है। तो गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो भैया ये घोषित किया गया था ये 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को क्या घोषित किया गया था, तो पूरे देश का ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसीलिए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। डॉल्फिन दिवस आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 5 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे भैया 2023 में, वर्ष ध्यान रखेंगे 2023 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया था। किसे सर जी, गांगेय डॉल्फिन को। ठीक है, गांगेय डॉल्फिन की बात हो रही है, डॉल्फिन। और इसी को क्या कहते हैं, स्विस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को स्विस के नाम से जानते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पर है, देश का पहला डॉल्फिन सूचना, अच्छा डॉल्फिन सूचना, तो ये भी भैया चंबल अभयारण्य क्षेत्र है। ठीक है, चंबल अभयारण्य क्षेत्र है, इटावा क्षेत्र। ठीक है, इटावा क्षेत्र है, बिल्कुल आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर। तो सर जी ने बता दिया है कि आगरा जो है, आगरा में भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, पता होना चाहिए। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला, तो ये भैया जो आपका बरसाना क्षेत्र है ना, जो वृंदावन क्षेत्र है, तो स्पेशली मथुरा ध्यान रखेंगे आप, जो वृंदावन है ना यहीं पर बनाया गया है मयूर संरक्षण केंद्र। लेकिन आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो आप बताएंगे मथुरा। ठीक है, और राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां कितनी है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में भैया 500 से अधिक पक्षियां पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पक्षियां, सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां कहां पर मिलती हैं, तो ये चंबल, कहां पर मिलती है भैया, चंबल अभयारण्य क्षेत्र, अभयारण्य क्षेत्र। अच्छा, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग डाल करके, जो पक्षी अभयारण्य करके यहाँ पे हेडिंग डाल करके इन सब बातों को लिख सकते हैं वन लाइनर के रूप में। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां कहाँ पर मिलती हैं, चंबल अभयारण्य क्षेत्र। अच्छा, एक फैक्ट आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, और वो क्या है, तो भैया वो ये है कि यहीं पर आप लिखेंगे, एक चीज और लिखेंगे कि भैया क्या लिखना है आपको लिखना है कि विदेशी पक्षियों के लिए, किसके लिए, विदेशी पक्षियों के लिए, विदेशी पक्षियों का कुंभ, विदेशी पक्षियों के लिए कौन सा पक्षी अभयारण्य जाना जाता है, विदेशी पक्षियों के लिए कौन सा पक्षी अभयारण्य जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर आप बताएंगे अलवारा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अलवारा पक्षी अभयारण्य। और ये अलवारा पक्षी अभयारण्य कहां पे है, अभयारण्य कहां पे है, तो ये है भैया आपका कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, विदेशी पक्षियों के लिए। और विदेशी पक्षियों का कुंभ कहते हैं इसको, जो अलवारा पक्षी अभयारण्य है, एक तरीके से झील है ये, अलवारा झील है, ये झील है, पक्षी अभयारण्य इसको ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये अलवारा झील है। और यहीं पर भैया यहाँ पर क्या किया गया है, तो विदेशी पक्षियां यहाँ पर आती हैं, साइबेरियन पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, और इसे विदेशी पक्षियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो एक ही तो है। और ये कौन सा है सर जी, ये 1977 में स्थापित, 1977 में स्थापित एक ही है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भैया दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, बिल्कुल सर जी,
याद है, पता है, आपने बता दिया है। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4, लेकिन पहला कौन सा है? तो पहला भी यहाँ पर एक ही है, 1987 में इसे घोषित किया गया था। और ये कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। सर जी ये किस जिले में है? तो ये है भैया आपका लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व सर जी 2012 में, और ये है आपका अमनगढ़, अमनगढ़। और ये कहाँ पे है? तो ये सर जी बिजनौर में है, ठीक है, ये बिजनौर में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बात करेंगे प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व, तो ये सर जी 2014 में, और कहाँ पर है भैया? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है सर जी? तो ये पीलीभीत में ही है, आपको पता है, पीलीभीत, जिसे छोटा पंजाब भी कहते हैं। और ये भैया बांसुरी के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है, बांसुरी उद्योग के लिए, तो ये पीलीभीत है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये तो भाई सर जी जो चौथा टाइगर रिजर्व है 2022 में अनाउंसमेंट किया गया इसका, रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये आपके चित्रकूट में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ये 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला हाथी रिजर्व है ये सर जी आपका सहारनपुर, सहारनपुर बिजनौर, बिजनौर क्षेत्र, क्षेत्र हाथी रिजर्व। और इसको कब घोषित किया गया था? 2009 में, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 1992 में, ठीक है। बात करेंगे प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है भैया आपका जो कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट, कतरनिया, अरे भाई कतरनिया, कतरनिया घाट, ठीक है, कतरनिया घाट और प्लस दुधवा को जोड़ करके है, यानी कि ये जो कतरनिया घाट बहराइच में है, और इसके अलावा जो आपका पीलीभीत का क्षेत्र है और जो लखीमपुर खीरी है वो पूरा मिला करके है। और इसको 2022 में एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। 12 सिंगा की दुर्लभ प्रजातियां सेरेवन डुआलिसी और डी स्पीड हेयर ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भैया आपका दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क में ही ये पाई जाती हैं। जो आपके मैंने बताया था कि दुधवा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, 12 सिंघा रिजर्व के लिए जाना जाता है, और हाथी रिजर्व के लिए भी दुधवा नेशनल पार्क जाना जाता है। अलीगढ़ का जो गभाना क्षेत्र है और प्रयागराज का जो मेजा क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भैया आपका जो काला हिरण है, ठीक है, काला हिरण का रिजर्व क्षेत्र है ये, काला हिरण का क्षेत्र है ये, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज के मेजा वन प्रभाग के 126 हेक्टेयर क्षेत्र को काला हिरण संरक्षण क्षेत्र कब घोषित किया गया? ये 2017 में इसको घोषित किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई? तो ये 2014 में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई थी। पीपुल्स एंड वाइल्ड लाइफ बुक ये किससे संबंधित है? तो ये भैया है जो जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण, पीपल्स ये वन्य जीव संरक्षण के लिए ये जाना जाता है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। और बात करेंगे कुकरेल जो कि लखनऊ में है स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में क्या घोषित किया गया था? तो इसे जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था जो कुकरेल वन है, ठीक है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए सबसे अनुकूल है। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटन की दृष्टि से सबसे अनुकूल है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी थोड़ी ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टाइगर भी दिख जाते हैं बहुत ही आसानी से। अब बात करेंगे कुछ वन्य जीव बिहार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वन्य जीव बिहार है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार। इसको भैया
इसको कब घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था 1957 में, क्योंकि ये पहला है तो इसका ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी भले ही आप ईयर ना याद रखें, लेकिन ये ईयर याद रखना है। और ये कहाँ पे है? चंदौली में। सर जी कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो देखिए, चंद्रप्रभा चंद्रमा के नाम से है और चंदौली ये भी चंद्रमा के नाम से है, तो इसको जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। और ये पहला टाइगर रिजर्व, पहला जो वन्य जीव विहार है 1957 में, ये भी मैंने बता दिया है, ये भी आपको याद होने जाना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो वन्य जीव अभयारण्य है ये है भैया किशनपुर। तो किशनपुर क्योंकि भगवान का नाम है तो यहाँ पे किशन, भगवान किशन है, तो इस तरीके से लक्ष्मण के नाम से याद कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। लखीमपुर खीरी कैसे याद करेंगे? तो जैसे किशन है, भगवान किशन है, ऐसे ही भगवान लक्ष्मण है, तो आप जोड़ करके इसको कि भगवान के नाम पे है, चाहे जैसे इसको जोड़ करके याद कर लेंगे, या तो आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो भगवान कृष्ण जो है ये सबसे बड़ा, सबसे विकराल रूप के रूप में याद कर सकते हैं, कि मतलब छोटा से लेकर के बड़ा हर रूप में, जैसे भी जोड़ करके आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद कर लेंगे, ठीक है। महाभारत बहुत बड़े में भगवान किशन का नाम आता है, और ये लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपको डिस्ट्रिक्ट याद आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे कतरनिया घाट, तो ये कहाँ पे है भैया? देखिए ये कहाँ पे है? ये बहराइच में है, कई बार पूछा जाता है बहराइच। तो ये कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी बहरा होता है, अगर उसे सुनाई नहीं देता तो क्या करता है? वो कतराने लगता है, बाकी लोगों से वो दूर हट जाएगा। कतराने, कतराने का मतलब होता है जो दूर हट जाने लगता है, तो इसको कहेंगे भैया कतरनिया घाट, मतलब कि ये बहराइच में है, ठीक है। याद कर लेंगे इसको जोड़ करके। बात करेंगे रानीपुर, ये चौथा टाइगर रिजर्व भी है, 2022 में चौथा टाइगर रिजर्व है, तो ये है भैया चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट में, ये तो वैसे ही आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान राम और जब राजा बनने वाले थे, आपको पता है उसी एक रात में सुबह में वो राजा बनने वाले थे, और उनकी जो पत्नी थी माता सीता, वो आपको पता है रानी बनने वाली थी। लेकिन एक रात में कुछ ऐसा हो गया, किस्मत ने ऐसा खेल दिखाया कि इसके बाद भगवान राम वनवासी हो गए। तो एक क्षण आप सोचिए, राजा, और उसके बाद अगले ही क्षण, अगले ही सुबह, उसी दिन क्या हो गया कि वो जब सुबह हुआ तो भैया रात की ही पूरी कहानी थी, अब वो क्या बन गए? वनवासी, है ना। और जब वनवासी बने तो माता सीता उनके साथ जंगल गई, और सबसे पहले लोगों ने कहां पर अपना जो ठहराव किया? वो चित्रकूट में। आपको पता है जब भगवान राम थे तो वो चित्रकूट में ही ठहरे हुए थे सबसे पहले, जब वनवास हुआ था। तो इस तरीके से जोड़ करके आ सकते हैं कि रानीपुर, रानी जैसे ही नाम आए, भगवान राम राजा याद कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ जो माता सीता थी, रानी बनने वाली थी, तो ऐसे जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। वैसे ही याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो महावीर, एक महावीर के नाम से आपको दो याद आना चाहिए, दो नाम, या तो महावीर स्वामी जो जैन तीर्थंकर है, वास्तव में तो उन्हीं के नाम पर है ये, लेकिन एक हनुमान जी के नाम को भी, हनुमान जी का एक अन्य नाम भी महावीर है, ये पता होगा। और जब हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो काफी लाल ललाट करके दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है सिंदूर और तेल से उनके बॉडी को पोता जाता है, जो ये है मतलब हनुमान जी है, तो ये महावीर के नाम से आप उनको याद कर सकते हैं। और ये याद करेंगे कि वो लाल लाल दिखाई देते हैं, तो ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। जैसे ही महावीर स्वामी आएगा आप ललितपुर जोड़ करके याद कर सकते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, तो ये भैया जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है ना, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये भैया कहाँ पे है? तो ये है आपका इटावा में, ठीक है, इटावा में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो महावीर वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये पूरे यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है, सबसे छोटा है ये, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हनुमान जी का एक प्रकरण आपको पता होगा कि जब वो समुद्र लांग करके लंका जाने वाले थे, तो रास्ते में ही जो एक वो सुरसा जो डायन होती है वो अपना मुंह खोलती है, और उसके बाद वो उनका रूप बहुत सूक्ष्म हो जाता है, और वो मुंह में घुस करके और फिर निकल जाते हैं, तो ये आपको पता होगा। तो सबसे छोटा रूप याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा है और सबसे छोटा भी है। महावीर सबसे बड़ा और महावीर का सबसे छोटा रूप, तो ये सबसे छोटा क्या है? टाइगर, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है पूरे उत्तर प्रदेश का, ये आपको याद रखना। ये सब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में यही सब बातें आपके काम आती हैं, और यही सब क्लिक करता है कि अच्छा महावीर स्वामी, और ये सबसे छोटा रूप, और ये सबसे छोटा है, इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो ये जोड़ करके आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। बात करेंगे कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर पर्वत कहाँ पे है भैया? तो ये आपको पता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में है,
मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में है, तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में है भी। और ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो ये भैया सबसे बड़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहीं कहीं पर इसको सबसे बड़ा बताया गया। देखिए एरिया में तो आपको कैमूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार को सबसे बड़ा बताया गया है। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसे कि मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, बागपत क्षेत्र में है। इसके अलावा जो आपका सहारनपुर क्षेत्र में है। तो ये बहुत बड़े एरिया में है, आपको केवल मेरठ क्षेत्र ध्यान रखना है, ठीक है, मेरठ क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, सुहागी बरवा। तो सुहागी बरवा, जैसे गांव की महिलाएं होती हैं, वो कहती है भैया हमारा जो सुहाग है वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे जो महाराज हैं, महाराज याद रखेंगे, तो जो हमारा सुहाग है वही हमारे महाराज हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सुहागी बरवा कहां पर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा, महाराजगंज। तो ये जोड़ करके आप इसको याद कर सकते हैं चाहे जैसे, ठीक है, सुहागी बरवा महाराजगंज में है। और सुहेलवा वन्यजीव विहार कहां पे है, तो भैया ये श्रावस्ती में है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन श्रावस्ती, बलरामपुर और जो बहराइच का क्षेत्र है, स्पेशली श्रावस्ती आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में श्रावस्ती ही पूछा जाएगा। तो सुहेलवा को कैसे किसी भी तरीके से, जैसे श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा क्षेत्र है, जागरूकता सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट की है, साक्षरता, तो ये श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है, तो ये सुहेलवा से याद कर सकते हैं। या सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश कहां पर दिया गया, श्रावस्ती में। जैसे भी जोड़ करके आप इसको याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो राज्य का प्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये सबसे पहला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है, वन्यजीव विहार ये सबसे पहला है। और कब सर जी, 1957 में, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो सर जी ने बताया जो सबसे बड़ा है ये कैमूर वन्यजीव विहार है, कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है, वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में है ये जो चंद्रप्रभा है ये तो चंदौली में है, चंदौली में है। और जो कैमूर है ये कहां पे है, ये भैया आपके मिर्जापुर सोनभद्र में, मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में है, ये आपको पता है, सर जी ने बिल्कुल बताया हुआ है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा सबसे छोटा, तो ये महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, स्वामी वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार, ठीक है, याद रहेगा। और ये कहां पे है सर जी, तो ये ललितपुर में है, सबसे छोटा है ये कहां पे है भैया, ये ललितपुर में है, ठीक है। राज्य के पक्षी विहार को अब हम लोग देख लेते हैं, ये हेडिंग होना चाहिए था, राज्य के पक्षी विहार। तो राज्य के पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी विहार मतलब वो किसी खास पक्षी के लिए जाना जाता है। इनके ईयर भी थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद, इसका पुराना नाम नवाबगंज है, अब इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में। और ये कहां पे है भैया, तो ये कन्नौज में है, ठीक है, कन्नौज में है। सबसे ज्यादा पक्षी अभयारण्य ही पूछा जाता है, पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है ये, किसी न किसी पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र होगा, तो ये कन्नौज में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला है, ये राज्य का प्रथम पक्षी विहार है, प्रथम पक्षी विहार है। देखिए जो जीव संरक्षण होता है वो किसी जीवों के लिए होता है, और ये पक्षियों के लिए, ये स्पेशली जानवरों के लिए होता है। और ये जो होता है ये पक्षी विहार है, ये पक्षी विहार है, ठीक है। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए ये बनाया जाता है, तो ये प्रथम पक्षी विहार है, ठीक है, प्रथम पक्षी विहार है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बात करेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार। ये जो लाख बहोसी है ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार आपसे पूछा जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे लाख बहोसी पक्षी विहार, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और ये कहां पे है, जो लाख बहोसी है ना, ये 1988 में इसको घोषित किया गया था। और ये है भैया आपका लाख बहोसी, ये नहीं, ये जो नवाबगंज है ये उन्नाव में है भैया, सॉरी, जो नवाबगंज है ये उन्नाव में है, गलती से मैंने इसको कन्नौज बता दिया, ये आप ध्यान रखेंगे उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में है, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और ये कहां पे है, तो ये कन्नौज में है, कन्नौज में, ठीक है, ये कन्नौज में है, ये उन्नाव में है। जब आप उन्नाव, जब आपकी उन्नति होती है तो आप नवाब बनते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, लाख बहोसी ये कहां पे है, कन्नौज में है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हो जाएगा आपका, अगला है समसपुर पक्षी विहार। ये जो समसपुर पक्षी विहार है ये भैया 1987, समसपुर 1987
और ये कहां पर है, ये रायबरेली में है। तो रायबरेली में है, बिल्कुल। ये भी आपको सारे पक्षी विहार आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। पार्वती अर्गा ये 1990, मैक्सिमम 1990 ही है। और ये कहां पे है, तो ये गोंडा में है, ठीक है, ये गोंडा में है। बात करेंगे सांडी पक्षी, तो ये सांडी पक्षी भी 1990 में। और सांडी पक्षी कहां पे है, तो ये हरदोई में है, ठीक है, हरदोई में है, बिल्कुल। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि झीलों में ये सब मैंने आपको याद करवाया हुआ है। बखीरा, तो बखीरा संत कबीर नगर में है, 1990 में ही। कहां पर है भैया, संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में, जिसका जिला मुख्यालय कहां पे है, खलीलाबाद में है। बात करेंगे ओखला पक्षी विहार, तो ये ओखला पक्षी विहार ओखला है ना, तो गौतम बुद्ध नगर में है, ये 1990 में है ये। और ये है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा का क्षेत्र है। और बात करेंगे समान पक्षी विहार, तो समान पक्षी विहार भैया मैनपुरी में है, 1990 में। और ये कहां पर है, तो ये मैनपुरी में है, मैनपुरी में, ठीक है। और बात करेंगे विजय सागर पक्षी विहार, ये भी 1990 में है, और ये महोबा में है, महोबा में होगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है। पटना पक्षी विहार, सर जी ये तो एटा में है, 1990 में इसको भी। और ये कहां पे है, तो ये भैया एटा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट भी घोषित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसे उत्तर प्रदेश का कैसे लिखेंगे, इसे उत्तर प्रदेश का 11वां जो 11वां रामसर साइट है, ये घोषित किया गया है, जो पटना पक्षी विहार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और सुरहा ताल, सुरहा ताल, इसको इसका नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किया गया, ये 1991 में है। और ये कहां पे है भैया, ये आपका बलिया में है, ठीक है, ये आपका कहां हो जाएगा, बलिया में। और बात करेंगे सूर सरोवर, ये भी 1991 में। सूर सरोवर और सुरहा ताल ये दोनों 1991 में है। सूर सरोवर सुरहा ताल मिलता जुलता है, ये दोनों 1991 में। दोनों का ईयर आप याद रखना, चाहे भले इसके पीछे का मत याद रखना, केवल पहला याद रखना। और पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका नवाबगंज है, नवाबगंज है, ये चंद्रशेखर आजाद 1984 आप याद रखेंगे। लेकिन इसके बाद आप चाहे डेट उनका याद रखें ना रखें, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट है 1991 में। सूर सरोवर और सुरहा ताल ये दोनों मिलते जुलते नाम है। तो जो सूर सरोवर है भैया, ये आपका आगरा में है, ठीक है। झीलों में आपने इसको याद किया होगा, मैंने बिल्कुल याद करवाया था, तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की, तो ये 2003 में भैया पक्षी विहार घोषित किया गया। और ये कहां पे है, तो ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है, ये प्रतापगढ़ में है, सर जी बिल्कुल पता होना चाहिए। सेखा पक्षी विहार, ये जो है ना सबसे छोटा है, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, जो सेखा पक्षी विहार है, ये सबसे छोटा है। और 2016 में इसको घोषित किया गया, और ये अलीगढ़ में है, ठीक है। कहां पे होगा भैया, अलीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद कर लेना भैया, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा चांदपुर खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र। तो ये पक्षी अभयारण्य भी है और मृग आरक्षित क्षेत्र भी है। काला हिरण चांदपुर खमरिया आपको पता है, ये मेजा क्षेत्र में है ना, मेजा क्षेत्र में है। और मेजा अभी आपने पढ़ा था कि ये जो टाइगर रिजर्व है, काला हिरण है, उसके लिए जाना जाता है। तो ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में है, सॉरी प्रतापगढ़ नहीं, प्रयागराज, ये आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और 2017 में इसको घोषित किया गया था। देखिए चांदपुर कहीं कहीं पर इसको सबसे बड़ा पक्षी विहार बताया जाता है, वैसे सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी 1988 कन्नौज, लेकिन कहीं कहीं पर सबसे बड़ा इसे बताया जाता है। तो सबसे बड़ा इसे क्यों बताया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखिए ये है इसका जो चांदपुर खमरिया पक्षी अभयारण्य है, और यहीं पर अगर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, क्या, जो चांदपुर खमरिया आपका मेजा क्षेत्र, ये काला हिरण रिजर्व क्षेत्र है। अब जब इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो पक्षी अभयारण्य जोड़ेंगे तो ये छोटा रहेगा, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा है, ये है भैया लाख बहोसी 1988 कन्नौज, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया है, तो इसे 11वां रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है, 11वां रामसर साइट, रामसर साइट या आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वैसे पक्षी अभयारण्य नहीं कहना चाहिए, एटा के पटना झील को, ठीक है, झील को रामसर साइट घोषित किया गया है 11वां। बात करेंगे राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो सर जी राज्य का प्रथम 1984 में, और ये कौन सा है भैया, उन्नाव में स्थित है, और इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, नवाबगंज, नवाबगंज। लेकिन सर जी इसका तो नाम बदल गया, बिल्कुल नाम बदल गया, और अब इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, पक्षी
विहार। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो राज्य का सबसे बड़ा हो सकता है आपकी किताब में ये नाम लिखा हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये है भैया लाख बहोसी। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है, लाख बहोसी पक्षी विहार। और ये कहाँ पे है सर जी? तो ये है भैया आपका कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में हो जाएगा। और इसको 1988 में पक्षी विहार घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले, तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार मैंने आपको बताया था, और ये कौन सा है सर जी? सेखा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार। और इसको 2016 में पक्षी विहार घोषित किया गया। कहाँ पे है ये सर जी? ये भैया अलीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वन्य जीव विहार। अच्छा, ये झीलों के नाम मैंने आपको याद करवाए हुए हैं झील वाले चैप्टर में। जो मैंने आपको झील और रामसर साइट याद करवाया था, तो ट्रिक से ये सब याद करवाया हुआ है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा हुआ है तो वो याद कर लेंगे, देख लेंगे, तो ट्रिक से आपके याद हो जाएंगे। बात करेंगे अन्य वन्य जीव विहार की। तो अन्य वन्य जीव विहार में जैसे वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित किया गया है। 1989 में एकमात्र कछुआ अभयारण्य, मैंने आपको बताया था कछुआ अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। लेकिन अब इसका एरिया बढ़ा दिया गया, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर भाग क्षेत्र में ये प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये भैया कछुआ अभयारण्य है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभयारण्य को प्रयागराज, भदोही व मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया है कछुआ अभयारण्य। ठीक है, इसी तरीके से ये तो पूरा लिखा हुआ है कछुआ अभयारण्य। आगे बढ़ेंगे, केंद्र द्वारा सेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है। तो ये अब राष्ट्रीय पक्षी विहार बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी विहार, राष्ट्रीय पक्षी विहार। और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है राज्य का, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य का प्रथम जटायु यानी गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये भैया महाराजगंज में है, महाराजगंज में। जहाँ पे सुहागी बरवा है वहीं पे है भैया आपका प्रथम जटायु एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो दोस्तों यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे जवाब आपको बिल्कुल पता होंगे, और आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार 2 बार दोस्तों और आप इस क्लास को रिवाइज के रूप में देख सकते हैं, और इसके बाद आपके जितने भी वन्य जीवों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर काफी फायदेमंद होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।